आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा प्रधानमंत्री के पैर छूने की भी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात एक बार फिर से चर्चा में आ गई। दरअसल नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ये मौका दरभंगा में 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात का था। यहाँ पीएम ने दरभंगा एम्स समेत स्वास्थ्य, सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्र की 25 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महेंद्र सिंह धोनी ने भी वोट डाला। इसके लिए वो रांची के एक मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे। धोनी के पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही उनके कई प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो गए। माही झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जाबाज अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में चुनौतियों से लोहा लेते नजर आए। इस अभ्यास का नाम पूर्वी प्रहर है, जो कि 10 नवंबर से शुरू हुआ और 18 नवंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में ये जाबाज आपस में समन्वय और ऑपरेशन की बारीकियां सीखेंगे। जयपुर में एक युवक ने रेलवे ट्रैक पर थार गाड़ी दौड़ा दी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि गनीमत रहे कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने थार को देखकर समय रहते ब्रेक लगा दिए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो थार चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है, साथ ही जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस दौरान सबसे पहले पंच पूजा की शुरुआत हुई। बद्रीनाथ में बुधवार को भगवान गणेश जी के कपाट बंद किए गए। इसके बाद 17 नवंबर को रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। वैसे एक दिन पहले मंगलवार को भी बद्रीनाथ धाम में काफी सजावट की गई थी। दरअसल श्रद्धालुओं ने इगास बूढ़ी दिवाली के पावन पर्व पर मंदिर परिसर में दीपक जलाए। इससे पूरा बद्रीनाथ धाम दीयों की रोशनी से जगमग हो गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली के कचरा मॉडल से जुड़ी हुई है। दिल्ली में ओखला का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहने को तो इको फ्रेंडली है, लेकिन ये कचरा प्लांट लाखों लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की हवा में आर्सेनिक और लेड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे कि 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों को सांस संबंधी बीमारियों से लेकर कैंसर, न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर और गर्भ संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं। ऐसे में जरूरी है कि सांसों में घोल रहे जहर वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के खतरे से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कैंसर का बीमारी हो गया, इनका एकदम प्लांट के साथ में घर है। सुबह से लेकर शाम तक की 24 घंटा समस्या ही समस्या है। अरे भाई गैस का निकलता रहता है, वहाँ का बदबू आती है और हाँ बदबू से सब परेशान रहता है। कभी आया कभी नहीं आया। कूड़े के जब धुआं उठता है, प्लास्टिक जलाते तो बच्चों को वो नुकसान करता है ना, तो उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। फिर दिल्ली के कचरे के पहाड़ों से निपटने के लिए शुरू हुई ग्रीन क्रांति योजना राजधानी के 10 लाख लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती जा रही है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए आधुनिक योजना लाई थी। इसके तहत कचरे को जलाकर बिजली उत्पादन करने का प्लान था, लेकिन ये योजना कई घातक बीमारियों को साथ लेकर आई है। आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे बड़े सब, और कूड़े की वजह से बदबू बहुत आती है। यहाँ पर बदबू बहुत आती है, बहुत बदबू आती है। और जब बीमारी इतनी फैली हुई है यहाँ पर। बीमारी कौन सी होती है? बुखार है, नजला, खांसी है सबको। खांसी ज्यादा है जी, खांसी भी हो रही है। सांस लेने की जो दिक्कतें होती है उससे ज्यादा बढ़ रही है। बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। ओखला में बने प्लांट के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट की वजह से आसपास के इलाकों की हवा जहरीली बन चुकी है।
दिल्ली के ओखला में यही वो वेस्ट टू एनर्जी मैनेजमेंट प्लांट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक एजेंसी ये दावा करती है कि इस प्लांट की वजह से इस आसपास के हवा में बेहद जहरीले कण घुल चुके हैं, लेड और आर्सेनिक के। इसकी वजह से जो आसपास की हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। और ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि ये दावा किया गया था जब ये प्लांट लगाया गया था कि ये प्लांट पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, लेकिन अब इस एजेंसी का दावा है कि उसने लगातार 5 साल तक इस प्लांट के आसपास की हवा और मिट्टी के 150 से ज़्यादा सैंपल लिए और उनकी जांच की। उन सैंपल में ये पाया गया कि यहाँ के आसपास की हवा में इस प्लांट की वजह से आर्सेनिक, लेड और दूसरे जो जहरीले तत्व होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में लगातार पाए जा रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि आसपास के जो इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। इस प्लांट के पास बसे लोग हर दिन जहरीले कणों की चपेट में आ रहे हैं। आसपास की बस्तियों में लोग सांस की तकलीफ, अस्थमा, कैंसर और त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। बहुत गंदगी हालत है, बहुत बदबू आते हैं, उससे गैस बनते हैं, बहुत नुकसान कर रहा है। हाँ, इंसान के नुकसान। बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। एक ये बात एकदम इतना बदबू आता है, मतलब सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, भारी पड़ता है बहुत सांस लेना, बहुत बदबू आ रहा है। इन बीमारियों की चपेट में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर आयु के लोग आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट्स भी ये बताती है कि तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में से छोड़े गए केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो एक तो क्या है कि आपके आसपास के जितने भी कूड़े के एरियाज है जहां आप रहते हैं वहां की सफाई रखनी पड़ेगी आपको। जो आपके अराउंड में नाला वगैरह और जो भी चीजें सीवर वगैरह का जो लाइन वो सफाई होनी चाहिए, क्योंकि एक डंपिंग यार्ड तो चलो गवर्नमेंट ने वहां पे अप्रूवल दिया होगा, वो चल रहा है, बट उसके अलावा जो आपके आसपास में ये क्या है कि ये और भी चीजों को एग्रेसिव बढ़ा रहा है। लाइक जैसे वहां से तो जो उठ रहा है, लेकिन हमारे आसपास में जितनी गंदे अगर वो चीजें हटे तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा कि एटलीस्ट वो इन्फेक्शन का मोड ज्यादा नहीं हो, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जो है लोड बढ़ा रहा है। साथ में क्या है कि आप हाइजीन मेंटेन करें, खाना पीना जो है वो कोशिश करें कि अपने घर का हो, बाहर के जगह का या खुला हुआ जगह का ना लें। तीसरा है कि आप हैंड वॉश वगैरह एंड मास्क का प्रॉपर यूज करें। जिनको सांस की दिक्कत कॉमन हो रहा है वो तो कोशिश करें कि मास्क वगैरह यूज करें। ऐसे एरिया से गुजरने के टाइम में अपने आप को सावधानी बरतें। हवा में आर्सेनिक और लेड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, तिमारपुर ओखला वेस्ट एनर्जी प्लांट से जो कचरे की राख निकलती है उसे खुले में बस्तियों के करीब ही फेंक दिया जाता है। इसके बाद इन्हीं राख के ऊपर से बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना दिए गए और अब खुले में राख फेंके जाने से बच्चों में सांस से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ रही हैं। हमें लगता है कि इस प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, रात को तो पहले शोर होता है, थोड़ा ज्यादा ही शोर होता है रात को जब चलता है, तो उसके बाद जो इससे वेस्ट निकलता है उससे एक सफेद डस्ट जैसा होता है, जो आजकल हमारे घरों में आसपास के लोगों के छतों पे एक परत जैसा जम जाता है और उससे अस्थमा के रोगी को जो थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। और ऐसे पेशेंट ज्यादा आते हैं जो सांस वाले प्रॉब्लम होते हैं, जिनको अस्थमा का शिकायत है, वो ज्यादा आते हैं। ऐसे में सवाल है कि ओखला कचरे से बिजली प्रोजेक्ट की हवा में किन धातुओं में बड़ा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अगर आप ज्यादा समय तक कैडमियम के संपर्क में रहते हैं तो उसका शरीर की हड्डियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही कैडमियम गुर्दे, फेफड़ों और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों की भी वजह बन सकता है। अगर आप मैंगनीज धातु के संपर्क में ज्यादा आते हैं तो आप मैंगनीज्म नाम की एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मैंगनीज्म एक तरह से पार्किंसन की तरह होता है। इसके कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है। ज्यादा समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहना भी घातक हो सकता है। इसके कारण आप सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल और डायबिटीज की भी वजह बन सकता है। लेड के संपर्क में ज्यादा रहने से व्यक्ति के नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है। इसके अलावा लेड हार्ट, इम्यून सिस्टम में भी समस्या कर सकता है। लेड के कारण बच्चों के दिमाग के विकास और IQ लेवल पर भी असर पड़ता है। कोबाल्ट के संपर्क में ज्यादा आने से आपको कैंसर, त्वचा और हृदय संबंधी समस्या का शिकार होना पड़ सकता है। इसके साथ ही कोबाल्ट के कारण फेफड़े और आंखों से संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकती है। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को, प्लांट के एक्स एम्प्लॉई मैनेजर को सबके हेल्थ का रिकॉर्ड निकाला और ये देखा गया कि हार्ट डिजीज,
फेफड़े की बीमारी, कैंसर, गर्भ में पल रहे बच्चों का अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन जिसको ये बोलते हैं, मतलब बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, पैदा हुए बच्चे में बर्थ डिफेक्ट, मतलब तालू कटे हुए बच्चे, नर्व डिफेक्ट के बच्चे, स्पाइनल बाइफिडा के बच्चे पैदा होने लगे। वहां पे ड्राई डस्ट ब्लैंकेट है, ब्लैक, गाड़ियां काली दिखती है, बगले दिल्ली के खास करके ओखला बर्ड सेंचुरी के काले हो चुके हैं। उसमें आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, लेड जैसे हैवी मेटल्स हैं। डायऑक्सिन है जिसको वियतनाम वार में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, जिसमें ऑरेंज केमिकल बोला जाता है। आज तक उससे कैंसर होने का खतरा खत्म नहीं हुआ वियतनाम में, ये दिल्ली में है। फुरैन है जो अगेन एक टॉक्सिक मेटल है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों और आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की मदद से इन सैंपल्स का विश्लेषण किया गया, जिसमें खतरनाक रूप से उच्च स्तर की भारी धातुएं और प्रदूषक पाए गए। लंबे समय तक इन धातुओं के संपर्क में रहने से इंसान को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सांस संबंधी बीमारियों से लेकर कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और गर्भ संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं। केस स्टडी जितनी भी बताती है, न केवल दिल्ली वाला बल्कि जितने भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, सभी का लगभग इंडिया में यही हाल है। अभी तो एक ही केस स्टडी सामने आई है, लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादातर में ये समस्याएं आ रही हैं। उसके दो टेक्निकल रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो डिजाइन किए गए हैं वो विदेश के अकॉर्डिंग। वहाँ पे क्योंकि कूड़ा मिलता है हमें सेग्रीगेटेड, वहाँ पे अगर वेस्ट हम कह रहे हैं, अगर ड्राई वेस्ट कह रहे हैं तो सिर्फ वो ड्राई वेस्ट है, उसमें प्लास्टिक है, चप्पल है, जूते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आदत क्या है, हम पॉलीथीन के अंदर बचा हुआ आटा रख के फेंकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट उस तरह के इक्विपमेंट्स में जा रहा है जो इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए बने हैं, उसको बर्न करने के लिए बन रहे हैं, उसको एक हाई टेम्परेचर पे जलाने के लिए बने। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे बहुत सारी जनरेट हो रही हैं। लेकिन ये जो भी कारण हो, दिल्ली वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए बहुत ही खतरनाक रीजन है। सरकार को बहुत ही जल्दी इस पे कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली में और अधिक कूड़े के पहाड़ न बने, इसके पर्यावरण अनुकूल समाधान के रूप में 2012 में इस संयंत्र की स्थापना हुई। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा और ऊर्जा की कमी भी पूरी हो जाएगी। ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन 2000 टन कचरे से लगभग 23 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। दिल्ली नगर निगम के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिंदल ग्रुप के JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक्स द्वारा संचालित ओखला प्लांट को ग्रीन मॉडल के रूप में पेश किया गया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ये फैसिलिटी प्रदूषण नियंत्रण में विफल रही है। ऐसे में जरूरी है कि सांसों में घुल रहे जहर वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के खतरे से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली में मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में गुरुवार को होगा मेयर और उप मेयर का चुनाव। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिपलाइन की सवारी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये वीडियो पिछले दिनों का है, जब राहुल केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। राहुल इसी वीडियो में प्रियंका गांधी के साथ मजाक भी करते नजर आए और उन्हें भी जिपलाइन का न्योता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया और इसे कानून का उल्लंघन बताया। अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने बताया कि इस मामले में विशेषज्ञों के सुझावों पर भी विचार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए। झारखंड में विधानसभा के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस चरण में पूर्व सीएम जम्पई सोरेन और 6 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। उधर केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोट डाले गए। यहाँ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा। दरअसल अदालत ने CPS यानी मुख्य संसदीय सचिव बनाने के मामले में फैसला सुना दिया। अदालत ने सभी 6 CPS को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए। साथ ही सभी सरकारी सुविधाओं को भी तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया। वहीं सीएम ने कहा कि वो इस मामले में कैबिनेट और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।
दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। उसने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक राजधानी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, काला जठेड़ी, हाशिम बाबा, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग और दूसरे वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। जिन इलाकों में ये छापे मारे गए उनमें द्वारका, नरेला, कंझावला और संगम विहार समेत कई जगह शामिल हैं। इस दौरान कुछ बदमाशों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे अलग अलग मामलों में पूछताछ की गई। दिल्ली के यमुना किनारे वासुदेव घाट पर बड़े दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान यमुना आरती हुई और करीब 3.5 लाख दिए जलाए गए। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना समेत कई हस्तियां भी शामिल हुई। दरअसल ये आयोजन देव दीपावली, गुरु पर्व और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर किया गया। ये कार्यक्रम कश्मीरी गेट ISBT के पास हुआ। इसमें ड्रोन और लेजर शो भी दिखाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और बड़ी राहत मिली। दरअसल इस्लामाबाद की जिला अदालत ने धारा 144 के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में इमरान खान और उनके सहयोगियों को बरी कर दिया। और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामान के जांच होने के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। इस बीच बीजेपी ने ठाकरे गुट पर पलटवार किया और एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बैग की भी एयरपोर्ट अधिकारी इसी तरह से जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि जाने दीजिए, कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामानों की भी जांच हुई। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के ही सामानों की जांच क्यों हो रही है। देखिए, माझा युरिन पॉट पण तपासा। फक्त कपडे आहेत, बाकी काय नाही, आणि युरिन पॉट पण नाहीये। महाराष्ट्र के चुनावी जंग में चॉपर चेकिंग पॉलिटिक्स गर्मा गई है और अब इसमें चुनाव आयोग की भी एंट्री हो गई है। हालांकि नेताओं के सामान की जांच चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र में इसी पर तनातनी जोर पकड़ रही है। उद्धव ठाकरे के सामान की जांच को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तूफान आया हुआ है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल ही रही थी। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एयरपोर्ट पर उनके सामान की जांच की जा रही है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामान की जांच का भी वीडियो सामने आया। बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सामानों की जांच कोई असामान्य बात नहीं है। और थोड़ी देर पहले शिंदे सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार के बैग की तलाशी का भी वीडियो सामने आया है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में तलाशी वाला सियासी शोर थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार दूसरे दिन बैग की जांच होने के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के सामान की तलाशी लेने की हिम्मत जुटा सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री का भी बैग चेक किया है, या हेलीकॉप्टर चेक किया, अमित शाह का भी किया हुआ है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे का भी? आप विश्वास कर सकते हैं चुनाव आयोग इनकी बैग चेक करने की हिम्मत दिखा सकता है? नहीं, सवाल तो आप विश्वास करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। और वो इसलिए नहीं करता, कुछ दिन, महीने या साल पहले मैंने जो खबर सुनी थी, ओडिशा में प्रधानमंत्री जी की बैग जिसने चेक की थी उसको सस्पेंड किया गया। लोकसभा चुनाव के वक्त? पता नहीं, शायद उसके अगल बगल में होगा, तो उसको सस्पेंड किया गया। अच्छा, इसके बावजूद आज ही की बाद दूसरे दिन, लगातार दूसरे दिन मेरी बैग चेक की, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था, तो जब तक प्रधानमंत्री जी सोलापुर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होते, तब तक मेरा हेलीकॉप्टर, मैं औसा में था, सोलापुर से औसा कितनी दूर है, जाना था मुझे कहा, उमरगा, वो जब तक लैंड नहीं होते तब तक यहाँ से परमिशन नहीं दी गई। वो तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ना? नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं भी तो मेरे पार्टी का नेता हूँ, वो उनके नेता है, वो प्रधानमंत्री है, इसीलिए उनको अलग कानून मैं नहीं मानने वाला। सामानों की जांच पर उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी को पलटवार करने का अच्छा मौका मिल गया।
शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि आखिर उद्धव को तलाशी से डर क्यों लग रहा है। लोकसभा चुनाव के दरमियान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी का भी चौपर चेक हुआ था, फडणवीस जी का भी चौपर चेक हुआ था, आज अजीत पवार जी का भी चौपर चेक हुआ। तब उन लोगों ने तो कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके मन में चोर नहीं था, उनको उनकी गाड़ी में कोई ब्लैक मनी नहीं था। उद्धव ठाकरे की चौपर की चेकिंग होगी तो वो गुस्सा हो गई, भाई मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है क्योंकि आपने छुपा के रखा है, आपको जेल जाने का डर हो रहा है। सिर्फ ऑपोजिशन की बैग कैसे चेक होती है सारे, और उद्धव जी की दो दिन आप रोज उद्धव जी का बैग चेक करेंगे, और जो सत्ता में उनका कुछ नहीं चेक, वो तो चल ही रहा है सब कुछ। अरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं जब लड़ी थी तो 24 घंटा बैंक चालू थी। देश में कौन सी बैंक 24 घंटा चलती है? भोर में तो पैसा मिला था, उसका क्या हुआ आगे? और अब जो बेचारा खर्च कर रहा है, जिस उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, सिंबल लेके गए, वो सब अन्याय उनपे किया, और ये भी अभी करेंगे। ये इतनी गंदी राजनीति आज महाराष्ट्र में होती है, दुख की बात है। और सिर्फ ऑपोजिशन के ही बैग और हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जांच के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री नारायण राणे उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो देखता नहीं है, उसको डर काहे के लिए? चेकिंग किया, इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, हर हेलीकॉप्टर जाता है तो उसमें चेकिंग होती है, छोटा प्लेन जाता है उसमें चेकिंग तो होती है। तो उसको इतना क्या खराब लगा कि हमारा हो रहा है? और परसों एकनाथ शिंदे जी का हुआ, सबका होता है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी समर में एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का नारा जोर शोर से गूंज रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में इस नारे को हवा दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस योगी के नारे पर जमकर पलटवार कर रही है। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम तो एक है, आवाज एक है, लेकिन फिर क्या आप चाहते हैं? देश के लोग एक है, हम एक है, आवाज दे रहे हैं, तुम बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है, लेकिन उससे पहले सियासी दलों के बयान और तल्ख होते जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार बागियों और निर्दलियों ने सियासी गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में मतदाताओं का मूड भांपना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बुलडोजर एक्शन पर आए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बुलडोजर एक्शन काफी चर्चा में रहा है, लेकिन अब इस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी या फिर दोषी के मकान को सिर्फ इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। अदालत ने कहा है कि कार्यपालिका ये तय नहीं कर सकती है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, और ऐसा करना लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध का दोषी होने पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता। कार्यपालिका के लिए ऐसी कार्रवाई करना कानून को अपने हाथ में लेने की तरह होगा। कोर्ट ने कहा कि जब किसी विशेष स्ट्रक्चर को अचानक से गिराने के लिए चुना जाता है और वैसे ही दूसरे स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाता है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि असली मकसद कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि बिना सुनवाई के दंडित करना था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई आरोपी या दोषी के परिवार को सामूहिक दंड देने जैसा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आवास के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का हिस्सा बताया और कहा कि घर लोगों का सपना होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को उनके घरों से बेदखल करना पड़े तो अधिकारियों को यह साबित करना चाहिए कि प्रॉपर्टी को गिराना ही एकमात्र विकल्प है। अदालत ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि ये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से मालिक को भेजा जाएगा और प्रॉपर्टी के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा। डेमोलिशन के नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशेष उल्लंघन का विवरण और तोड़फोड़ के आधार शामिल होने चाहिए। कोर्ट ने गाइडलाइंस में साफ किया है कि कार्रवाई करने वाली अथॉरिटी को आरोपी को व्यक्तिगत तौर पर अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और डेमोलिशन रिपोर्ट को एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन को लेकर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों को अपने खर्च पर नुकसान की भरपाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के बाद 1 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में ये आरोप लगाया गया था कि बुलडोजर एक्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित अल्पसंख्यक और वंचित तबके के लोग हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस तय कर दी है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी आरोपी का सिर्फ घर नहीं है, बल्कि वो किसी के परिवार का एक सेफ जगह है। आप किसी की सेफ्टी पर कैसे खतरा बन सकते हैं? देखिए, इस देश में संविधान है, कानून है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट है वो जाहिरी तौर पर ये जो गवर्नमेंट्स हैं उनको एक क्लियर मैसेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में और जहां पे बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि किसी अपराधी की वजह से आप पूरे खानदान को, पूरी फैमिलीज को आप जो है उनको सजा नहीं दे सकते। वो क्राइम सिर्फ उस इंडिविजुअल का क्राइम है, पर आप उनका घर गिराकर उनके ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि आज ऐसी सब ताकतों को जो अपनी मनमानी करके देश के अंदर डर का माहौल फैलाने का काम कर रहे थे और जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी खिलाफवर्जी कर रहे थे, उसको मुझे लगता है कि मुंह तोड़ जवाब है। और इस जो हर एक इंसान जो जस्टिस की बात करता है, जो गांधीयन वैल्यूज की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करता है, मुझे लगता है कि आज उन सबको ये जवाब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ये तो अच्छा किया और क्या, अच्छा किया। हाँ और क्या भाई, बिना पूछे किसी के भी बुलडोजर चढ़ा दोगे क्या आप लोग? है भाई, किसी का घर बाहर है भाई, रोजी रोटी इतनी मुश्किल से मकान कमाता है इंसान, है तुम ऐसे ही बुलडोजर फेर दो किसी को? कानून के नाम की कोई चीज है या नहीं है या नहीं है? तो उसको तो फॉलोअप करोगे ना आप। बुलडोजर एक्शन कहीं सही है तो कहीं गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट ही नहीं है, सब कुछ जनप्रतिनिधि ही नहीं है। न्याय देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, कानून भी है, संविधान में है। देश संविधान के अनुसार चलता है, एक व्यक्ति के मर्जी से नहीं चलता है। ये बिल्कुल ही सही है। अगर मैंने कोई गलती किया है तो इसका खामियाजा मेरे भाई, मेरे पिता या मेरी बहन को नहीं मिल सकता। इसका खामियाजा सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। अपराधियों के साथ बुलडोजर का व्यवस्था सही है। परिवार का दोष नहीं है, लेकिन परिवार भी तो संलिप्त है उसमें। परिवार उसको पकड़ के दे, परिवार उसको समझावे, उसको डांटे नहीं। परिवार के लोगों का भी बनता है कि कम से कम अपने घर के बच्चों को देखे, ठीक से गलत नहीं कोई करे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक की, जिसके दूसरे स्ट्रेच को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। 24 किलोमीटर का ये लिंक रोड है जो कि दिल्ली के मीठापुर से शुरू होकर हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 65 तक जाता है। दिल्ली से मुंबई की दूरी को कम करने के लिए बना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे से शहरों को जोड़ने के लिए बनाए गए कई लिंक रोड, ताकि इस एक्सप्रेसवे तक लोगों की पहुंच आसान बन सके और दिल्ली से मुंबई तक के सफर में कोई रुकावट न आए। उन लिंक रोड में से एक ये भी है जो दिल्ली वालों की राह आसान बना रहा है। एक्सप्रेसवे के लिंक रोड का ये दूसरा स्ट्रेच है जिसे लोगों के लिए खोल दिया गया है।
24 किलोमीटर का ये लिंक रोड दिल्ली के मीठापुर से शुरू होकर फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक जाता है। इससे पहले एक्सप्रेसवे लिंक का पहला स्ट्रेच 26 किलोमीटर का बनाया गया था, जो फरीदाबाद के सेक्टर 65 से शुरू होकर हरियाणा के सोहना तक जाता है। यानी पहले अगर दिल्ली के लोगों को इस एक्सप्रेसवे तक पहुंचना होता था तो उन्हें फरीदाबाद आना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें दिल्ली में ही ये सुविधा मिल जाएगी। दिल्ली से अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड को खोल दिया गया है। ये लिंक रोड दिल्ली के मीठापुर से शुरू हो रहा है, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक जाएगा। इसके पहले अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना होता था तो फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक आपको ऐसे ही इसके नीचे के रास्ते से जाना होता था, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब ये 24 किलोमीटर का लिंक रोड एक्सप्रेसवे तक का बनकर तैयार हो गया है। आज से इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे के नए सेक्शन में 6 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। इससे स्थानीय इलाकों में ट्रैवल करने वाले लोगों से लेकर लंबी दूरी का सफर करने वाले लोगों को भी काफी राहत मिलेगी और उनका सफर आरामदायक होगा। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे इस पर चलने वाली गाड़ियां फ्लो में चल सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो लिंक रोड है उसको 3 चरणों में बनाया गया है। पहले चरण में फरीदाबाद के सेक्टर 65 से सोहना तक का 26 किलोमीटर का स्ट्रेच था। ये दूसरे चरण की लिंक रोड है, जो कि दिल्ली के मीठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक है। इसकी दूरी लगभग 24 किलोमीटर का है। और आखिरी जो लिंक रोड बनना है वो लगभग 9 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा, जो कि कालिंदी कुंज से होकर डीएनडी फ्लाईओवर से जुड़ेगा और जिसका कंस्ट्रक्शन ये आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो 9 किलोमीटर का हिस्सा बचा है वो अभी आप देखिए यहाँ से अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 6 महीनों में ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तो आप डायरेक्टली इसी लिंक रोड और एलिवेटेड रोड से होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस लिंक रोड के खुल जाने से ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी और दिल्ली और नोएडा के लोग कम समय में एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे और फिर मुंबई तक भी। जैसे ही ये पूरा स्ट्रेच बनकर तैयार हो जाएगा तो जिस सपने के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, ना सिर्फ वो सपना पूरा होगा कि कम से कम समय में दिल्ली से लोग मुंबई पहुंच जाएं, बल्कि जो लोकल लोग हैं जो अभी तक नीचे ट्रेवल करते थे, उन्हें जाम बहुत मिलता था, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस जाम से मुक्ति मिलेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। पॉन्टिंग का गंभीर को जवाब। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। मोहम्मद शमी ने 1 साल बाद फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर ली। हालांकि रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन वो मध्य प्रदेश का एक भी विकेट नहीं चटका सके। उन्होंने बंगाल की ओर से 10 ओवरों में 34 रन दिए। वैसे बंगाल की टीम पहली पारी में 228 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में एमपी की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 103 रन बना लिए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और रिकी पॉन्टिंग के बीच बयानबाजी तेज हो गई। दरअसल अब पॉन्टिंग ने गंभीर पर पलटवार करते हुए उन्हें तुनक मिजाज वाला बताया। इससे पहले गंभीर ने पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी थी। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाईटेक खेल स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। दरअसल भारत ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा जताई है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। टीम इंडिया के युवा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने 110 पायदान की छलांग लगाई और वो सीधे 64वें नंबर पर पहुंच गए। वरुण ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं इसी रैंकिंग में स्पिनर रवि बिश्नोई 1 पायदानों पर 7वें नंबर पर पहुंच गए। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने पार्थिव पटेल को अपना बल्लेबाजी और सहायक कोच नियुक्त किया। टीम प्रबंधन के मुताबिक पार्थिव के बल्लेबाजी तकनीक और रणनीति तैयार करने की क्षमता खिलाड़ियों के कौशल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।